नमस्कार मित्रों। तो हमने पिछली वीडियो में बी फार्मेसी थर्ड सेमिस्टर के पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का थोड़ा थोड़ा माइंड मैप लिया था कि उसमें सिलेबस क्या है, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा दिया था हर एक टॉपिक को। तो आज पहले से शुरू करते हैं, डिटेल में सब एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ सेल इंजरी। सेल इंजरी होती क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने ऊपर ऊपर से समझाया था कि सेल इंजरी क्या होती है, कि अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस दैट अ सेल सफ़र्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। बाहरी या अंदर के एनवायरमेंटल चेंजेस से सेल पे एक अजीब सा स्ट्रेस पड़ता है और सेल उससे सफ़र होते रहता है, और उसके बाद सेल डैमेज हो जाती है और सेल इंजरी होती है। तो वो दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल। तो वीडियो में मैंने बताया था कि जो रिवर्सिबल है, मतलब नाम में ही काम है कि रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम रिकवर करके रिपेयर कर सकते हैं और नॉर्मल सेल में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी है इरिवर्सिबल, जिसमें हमारी सेल डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ कब होती है कि जब हमारी जो सेल इंजरी हुई है वो इतनी सीरियस है कि हमारा जो सेल है वो खुद को रिपेयर करने की एबिलिटी खो दे, तब हमारी सेल डेथ हो जाती है। तो हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नॉर्मल सेल है वो या तो एडेप्शन करेगा या फिर सेल इंजरी होगी। अल्टर फंक्शनल डिमांड यानी सेल्यूलर एडेप्शन, जिसमें हमारा सेल जो होता है वो इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है सह लेंगे थोड़ा सा और क्या। फिर थोड़ा सह लेने के बाद स्ट्रेस को रिमूव करेगा और फिर वापस नॉर्मल सेल है हमारा वो रिस्टोर हो जाएगा पहले की तरह, और पहले की तरह फंक्शन करने लगेगा। फिर सेल इंजरी है जिसमें दो टाइप के सेल इंजरी होती है, एक रिवर्सिबल, एक दूसरी है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में हम स्ट्रेस रिमूव करके सेल को रिपेयर और हील कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल में डायरेक्ट सेल डेथ हो जाती है। तो उसके भी दो मैकेनिज्म है, एक है हमारा नेक्रोसिस और दूसरा है हमारा एपोप्टोसिस। तो फैक्टर्स कौन कौन से सेल इंजरी को अफेक्ट करते हैं। तो पहली इस टाइप ऑफ सेल इंजरी, कौन से टाइप की सेल इंजरी है वो, उसके बाद ड्यूरेशन, सेल इंजरी कितने टाइम तक चली है वो, फिर सीवियरिटी, सीरियस है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, ऐसा। फिर टाइप ऑफ इंजर्ड टिश्यू, हमारी जो इंजर्ड टिश्यू है वो किस टाइप की है, उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, सहने की क्षमता मतलब, फिर जीनेटिक मेकअप उसका कैसे बना है, ये सब फैक्टर सेल इंजरी को अफेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, नहीं होम्योस्टेसिस बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि सेल इंजरी क्यों होती है, उसके कारण देखते हैं। तो पहला है हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो जिस सेल में ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया हुआ है जिस सेल को, उसको हम हाइपोक्सिक सेल कहेंगे, जिसमें एनारोबिक रिएक्शंस होती रहती हैं। यानी ऑक्सीजन की कमी में कोई भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, उन्हें हम सब एनारोबिक रिएक्शंस कहेंगे। फिर दूसरा है फिज़िकल स्ट्रेस पड़ने की वजह से, तीसरा है कोई ड्रग या केमिकल के इंटेक की वजह से, फिर माइक्रोबियल एजेंट्स जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब एजेंट्स की वजह से हमें सेल इंजरी हो रही है वो। फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स हैं, फिर एज है, साइकोलॉजिकल डिसीज़ है, आइडियोपैथिक डिसीज़ है। ये सब हमारी सेल इंजरी के कॉजेज़ हैं कि कौन कौन से कारणोंवश हमें सेल इंजरी होती है वो। फिर सेल इंजरी के दो टाइप पढ़े थे हमने, जिसमें थी एक रिवर्सिबल, दूसरी इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में भी दो मैकेनिज़म्स हैं, एक तो हमारा है सेल्यूलर स्वेलिंग और दूसरा है हमारा फैटी चेंजेस। और जो हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें दो मैकेनिज़्म है, एक पहला है नेक्रोसिस और दूसरा है एपोप्टोसिस। तो बारी बारी एक एक मैकेनिज़्म को देखते हैं फटाफट। तो पहला है हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसमें लिखा है कि सेल इंजरी दैट कैन रीगेन होम्योस्टेसिस एंड रिटर्न टू अ मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस इज़ नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यही मैंने आगे समझाया, वही लिखा है इसमें कि हमें जो सेल इंजरी हुई है
वो वापिस अपना होम्योस्टेसिस रिटर्न हो रही है और अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कर रही है, तो उसी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। उसको हम टेम्पररी ट्रीट कर सकते हैं। 2 स्टेजेस हैं उसके, एक हमारा सेल्यूलर स्वेलिंग और दूसरा है हमारा फैटी चेंजेस। तो पहला है हमारा सेल्यूलर स्वेलिंग, जिसमें हमें होगा इस्चेमिया, मतलब इस्चेमिया ही बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग का, दूसरा नाम है इस्चेमिया। तो उसमें होता क्या है कि हमारे जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमें एटीपी देता है और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होता है। मतलब यही रिएक्शन कम हो रही है तो हमारा एटीपी भी कम ही बनेगा। अगर एटीपी कम हो रहा है हमारे शरीर में, तो सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें थोड़ा डिफेक्ट आएगा। ऐसा डिफेक्ट आएगा या सोडियम और पोटेशियम पंप में, तो एकदम से हमारा कैल्शियम, आयरन और वाटर का जो लेवल है वो बढ़ेगा हमारे सेल में। फिर उसके साथ हमारी सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी। फिर फैटी चेंजेस, दिस स्टीएटोसिस इज कॉज्ड इन हाइपोक्सिक, टॉक्सिक एंड द मेटाबॉलिक इंजरीज and is related to a dysfunction in cells regulation of synthesis and elimination of triglycerides। तो इसमें लिखा है कि ये फैटी चेंजेस हाइपोक्सिक, टॉक्सिक, मेटाबॉलिक इंजरीज जिस सेल में हुई है उसमें होता है कि जिसमें हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है मतलब लिपिड, उसका सिंथेसिस और एलिमिनेशन उसमें इरेगुलेशन होता है। फिर हमारा जो पेरेंकाइमल सेल है उसमें लिपिड का प्रमाण इतना बढ़ जाता है कि उनमें हमें छोटे छोटे से अगिनत वॉइड्स देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी स्पेस। तो ये स्पेस है अंदर, वॉइड्स हैं प्लस साइटोप्लाज्म में, वो इतने बड़े हुए कि हमारे जो सेल का न्यूक्लियस है उसको ही डिस्प्लेस कर दे, तो उसे हम मैक्रोवेस्कुलर स्टीएटोसिस कहेंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी देखने के बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी को देखते हैं कि इट इज़ टाइप ऑफ सेल इंजरी दैट प्रोग्रेस एंड कांट रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट। मतलब ये ऐसी सेल इंजरी है कि जो बढ़ती रहती है और अपने नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं लौट सकती, सेल डेथ हो जाती है इन शॉर्ट में। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, 2 टाइप की मैकेनिज्म देखने को मिलती है। एक तो है हमारा नेक्रोसिस, दूसरा है हमारा एपोप्टोसिस। तो हमारा जो नेक्रोसिस है वो पहले देखते हैं कि हमारा एक नॉर्मल सेल होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का स्वेलिंग होता है, मतलब फूलते हैं, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और इंक्रीज़ करते 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 वो आसपास की जो मेम्ब्रेन है सेल के आजू बाजू के, उसको तोड़ने का शुरू करते हैं। ये सब तोड़ने के बाद प्रोग्रेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलते हैं। फिर हमारी ये जो लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिससे सेल की लास्ट लेयर है वो भी ब्रेक डाउन होती है, रप्चर होता है सेल, और ये जो बड़े हुए ऑर्गेनल्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और फिर वो हमें हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं और सेल डेथ हो जाती है। फिर है हमारा, इस भी 4 टाइप के होते हैं, जिसमें एक है कोगुलेटिंग, फिर लिक्विफैटी, सीसियस और फैट। डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस चेंजेस इन न्यूक्लियस, दिस चेंजेस में टेक 3 डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब डीएनए में ही डिग्रेडेशन हो रहा है तो न्यूक्लियस में चेंज करेगा, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा डीएनए से ही बना हुआ होता है। तो वो 3 टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। पहला है कैरियोलाइसिस, फिर साइकोसिस और तीसरा है कैरियोहेक्सिस। तो कैरियोलाइसिस में होता क्या है कि हमारी जो सेल की न्यूक्लियस है वो अपनी बेसोफिसिलिटी खो देती है और हमारा न्यूक्लियस है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर साइकोसिस है, उसमें न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है और सेल की साइज़ घटती है, श्रिंक होती है। फिर तीसरा है हमारा कैरियोहेक्सिस, जिसमें हमारा न्यूक्लियस है उसका फ्रेगमेंटेशन हमको दिखने को मिलता है। फिर नेक्रोसिस के बाद पढ़ते हैं हम एपोप्टोसिस, जिसमें हमारा नॉर्मल सेल है उसमें न्यूक्लियस के क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, सेल की साइज़ डिक्रीज होती है, श्रिंक होती है। फिर मेम्ब्रेन थोड़ी टूटने लगती है। फिर सेल्यूलर फ्रेगमेंटेशन होता है और जो एपोप्टिक बॉडीज़ बनती है सेल्यूलर फ्रेगमेंटेशन के बाद उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है और उसके बाद सेल डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखो,
हम डायग्राम से थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल सेल है जिसकी साइज़ नॉर्मल है, फंक्शन अच्छे से कर रहा है नॉर्मली। फिर उस नॉर्मल सेल में नेक्रोसिस होगा तो उसमें सेल्यूलर स्वेलिंग होगी, मतलब सेल की साइज़ इंक्रीज़ होगी धीमे धीमे। अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या कोई अदर ऑर्गेनल्स हैं सेल के, उनकी साइज़ बढ़ने लगती है। फिर और वो बढ़ती रहती है। फिर ये जो लास्ट की थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन होना शुरू होती है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग होगी सेल के ऑर्गेनल्स की, तो ये एक हद पे जाके पूरी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही तोड़ देंगे और ऑर्गेनल्स मिल के बाहर निकल जाएंगे, जो हमें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन जनरेट करेंगे, जिससे हमें सेल डेथ हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक गुब्बारा होता है, नॉर्मल सेल है हमारा, एक गुब्बारा है जो अपनी नॉर्मल साइज़ में है। फिर जिसमें हम हवा या पानी भरते रहते हैं तो धीरे धीरे फूलना शुरू करता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरते रहते हैं, हवा भरते रहते हैं, तो एक हद पे जाके गुब्बारा हमारा फूट जाएगा। वैसे ही सेल में भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, उनकी साइज़ बढ़ती रहेगी तो एक हद पे जाके वो पूरे सेल को ही तोड़ देगी और बाहर निकलने का ट्राई करेगी। लास्ट में होती है सेल। हाँ, ऐसा चार्ट बना के लिख सकते हो। फिर हमारा है दूसरा एपोप्टोसिस, जिसमें होता है हमारा सेल श्रिंकेज, सेल की साइज़ डिक्रीज़ होती है। ये भी हमारा एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों मैकेनिज्म में। इसमें सेल की साइज़ बढ़ रही है, इसमें घट रही है। तो सेल की साइज़ डिक्रीज़ होती है तो डीएनए का हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर होते रहता है। फिर वो जो मेम्ब्रेन है सेल की वो थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू करती है क्योंकि जगह ही नहीं है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टिक बॉडीज विद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो मेम्ब्रेन टूटने के साथ हमारी एपोप्टिक बॉडीज़ जनरेट होंगी। एपोप्टिक बॉडीज़ और कुछ नहीं है, वही ऑर्गेनल्स हैं सेल के जो अलग अलग बट जाते हैं। फिर ये जो हमारी एपोप्टिक बॉडीज़ हैं उनका फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस हम आगे भी देखेंगे। लास्ट में हमारी सेल डेथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इतना देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं हमारा होम्योस्टेसिस। तो ये रहा होम्योस्टेसिस, ये मैंने आपको समझाया था, आप आगे भी पढ़ के आए हो दूसरे सेम में, नहीं दूसरे या पहले सेम में, कि होम्योस्टेसिस होता क्या है कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने का काम करती है और उसमें सब नॉर्मल बैलेंस बना के रखती है सब रिएक्शंस का। तो वो हमारा होम्योस्टेसिस है, वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब ऑर्गन्स टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन्स ऐसा। तो फीडबैक मैकेनिज्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर दूसरा, और तीसरा है हमारा इफेक्टर। तो जो रिसेप्टर होगा वो हमारा जो इंटरनल बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कुछ बॉडी के अंदर ऐसे बदलाव आ रहे हैं, उनको मॉनिटर करेगा, निगरानी करेगा, एक टाइप से सीसीटीवी कैमरा है हमारे बॉडी में। फिर कुछ डिटेक्ट हुआ तो वो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को इनपुट भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स या तो हार्मोन के रूप में। फिर इनपुट, कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन, वो इनपुट रिसीव करेगा रिसेप्टर से और आउटपुट जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स या तो हार्मोन के फॉर्म में और इफेक्टर को भेजेगा। तो इफेक्टर है वो हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन से आउटपुट रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। 2 टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक तो है हमारा पॉजिटिव और दूसरा है हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, मतलब एक तरह से फ़ायदा कर रहे हैं जो इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, कि अगर हमारा जो टेम्परेचर घट रहा है तो वो इंटरनल चेंजेस को बढ़ाने का काम करेगा। और हमारे उसमें हम डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। कि एक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस वॉल का, जिससे बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की ओर बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि सर्विक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होगी। तो वो सर्विक्स में जो सेंसिटिव नर्व सेल्स हैं वो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को इनपुट भेजेंगे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। फिर ये जो हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन है उसको इनपुट मिलेगा इन सेल्स में से,
तो वो आउटपुट जनरेट करेगा। इन शॉर्ट ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रहता है एंड वो सीक्रेट करेगा, और ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और जिससे कि हमारी जो सर्विक्स है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है सर्विक्स की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाएंगे ऑक्सीटोसिन का, और ऑक्सीटोसिन भी बढ़ रहा है तो फिर और ज़्यादा सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होगी और चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें पॉजिटिव से उल्टा है कि कुछ हमारे घटते इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा कारक रहते हैं। तो उनमें हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये हम इधर लेते हैं ब्लड वेसल, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है अच्छे से नॉर्मली। अगर कोई कारणों हमारी ये जो ब्लड वेसल है उसकी साइज़ घटती है, उसका जो वे है ब्लड वेसल का वो नैरो होता है, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालेगा, प्रेशर से बहेगा। इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। फिर जो रिसेप्टर हैं ब्लड वेसल के 12 रिसेप्टर, वो इनपुट जनरेट करते हैं और कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन है हमारा, वो इन 12 रिसेप्टर से इनपुट को रिसीव करता है और आउटपुट जनरेट करके इफेक्टर को भेजता है। इफेक्टर है हमारा ब्लड वेसल, जो हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन है उससे आउटपुट रिसीव करेगा, और जो हमारी ब्लड वेसल है वो वापस डायलेट होगी, मतलब थोड़ा उसका ब्लड फ्लो का वे है वो थोड़ा नॉर्मल साइज़ में आने का ट्राई करेगा। जो नैरो हो गई है वो ब्लड वेसल वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आने का ट्राई करेगी। तो इसके बाद ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल, मतलब ब्लड प्रेशर वापस होमियोस्टेसिस में आ गया, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये थी हमारी होमियोस्टेसिस की दो मैकेनिज्म्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज हमने कि कौन कौन से टॉपिक देखे, देखो पहला देखा हमने सेल इंजरी क्या होता है कि एक स्ट्रेस के कारण सेल सफ़र होता है और सेल डैमेज होकर सेल इंजरी होती है। फिर हमने सेल डेथ का देखा कि जिसमें होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम बोलेंगे सेल डेथ, जिसमें होती है दो मैकेनिज्म, एक नेक्रोसिस दूसरा एपोप्टोसिस। रिवर्सिबल में दो मैकेनिज्म होती है, सेलुलर स्वेलिंग, सेल स्वेलिंग, और दूसरा फैटी चेंजेस, ये दो होते हैं। फिर सेलुलर एडेप्शन में क्या होता है कि सेल है वो बाहरी या अंदर के एनवायरमेंटल चेंजेस को एडेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है और वैसे ही फंक्शन नॉर्मली करती है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल सेल रिस्टोर होती है। उसके बाद नॉर्मल सेल हमारी रिस्टोर होती है, उसे हम बोलते हैं सेलुलर एडेप्शन। फिर देखा हमने होमियोस्टेसिस, फिर हमने देखे फैक्टर्स, फिर हमने देखी कौन कौन से कारणों हमें सेल इंजरी होती है वो। फिर हमने बारी बारी मैकेनिज्म देखे रिवर्सिबल सेल इंजरी के अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म देखे। बस इतना देखा। अब हम कल पैथोजेनेसिस देखेंगे सेल इंजरी का कि वो कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।